हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ पॉन्ड में। और एसीएफ एग्जाम की तैयारी के अगले पार्ट में मैं लेके आया हूं, जहां पे केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है रासायनिक साम्य, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको पढ़ने और समझने से पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि इसी से ही रासायनिक साम्य जो है वो निकल के बाहर आया है। तो इसे जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपूर्ण होती है, पूर्णता को प्राप्त करती है, यानी कि अभिकारक से हमको उत्पाद मिल जाता है, उत्पाद से दोबारा अभिकारक हमको नहीं मिलता है ना। तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलूंगा मैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि मैं एक सिंपली एग्जांपल ले लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैं क्या कर दूंगा, गर्म कर दूंगा, तो हमको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। ये हो गया। ये जो अभिक्रिया है, एक बार हमें अभिकारक से इस उत्पाद की प्राप्ति हुई तो दोबारा हम उसको अभिकारक नहीं बना सकते। इसमें केवल अग्र अभिक्रिया होती है, पश्च अभिक्रिया नहीं होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। यह अभिक्रिया मंद या तीव्र हो सकती है, पूर्णता को प्राप्त करती है, साम्यावस्था कभी भी स्थापित नहीं होता है इस अभिक्रिया में। इसके बाद आते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों पक्षों में होती है, यानी कि अग्र की तरफ भी होती है और पक्ष में भी होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, यानी कि हमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से फिर अभिकारक को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें दो पक्ष होगा, अग्र एवं पश्च। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसको जब मैं गर्म करूंगा, तो मेरे को मिलेगा PCl3 और Cl2 गैस, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको ठंडा करूंगा, ये हो गया गर्म, जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो दोबारा मेरे को मिल जाएगा PCl5। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है, जो दोनों पक्षों में लगातार चलती रहती है और एक साम्यावस्था को भी ये क्या करती है, प्राप्त करती है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जहां पे देखो ये चिन्ह रहेगा, मंद गति से होता है अभिक्रिया, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता और साम्यावस्था स्थापित होता है, यानी कि अभिक्रिया की दर है जो क्या होता है, एक बराबर हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य जो है वो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया से ही प्राप्त हुआ है, यानी कि वहीं से हमें इसकी जानकारी मिली है। तो रासायनिक साम्य ऐसा होता अभिक्रिया है जहां पे अग्र और पश्च दोनों का, यानी कि अभिकारक की दर। तो दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया से ही हमें रासायनिक साम्य की प्राप्ति होती है। तो जान लेते हैं कि यह रासायनिक साम्य होता क्या है। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जो वेग है, वो दर है, वो बिल्कुल एक बराबर हो जाता है, यानी कि साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं हम रासायनिक साम्य। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि A और B कोई अभिकारक है, ये हो जाएगा अग्र अभिक्रिया, ये हो जाएगा पश्च अभिक्रिया, जो उत्पाद C और D को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो मैं लिख लेता हूं अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता। इसकी सांद्रता को मैं क्या करता हूं, ऐसे व्यक्त करता हूं, ब्रैकेट लगा के, तथा ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैसे हम एक डेरिवेशन के रूप में डिनोट करते हैं, तब पता चलेगा कि रासायनिक साम्य होता क्या है। तो रासायनिक साम्य में यहाँ पे मैं ले लूंगा कि अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती होगा सांद्रता के। वो भी सांद्रता किसके, अभिकारक की सांद्रता के। तो यहां से मैं ले लूंगा, दर को ले लेता हूं R1, समानुपाती होगा A B की सांद्रता के। फिर उसके बाद ले लूंगा R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल k1, ये हो जाएगा A B, इसको मान लेना आप समीकरण 1। फिर उसके बाद पश्च अभिक्रिया की दर समानुपाती होगा, ये भी सांद्रता के होगा, वो भी उत्पाद की सांद्रता के। ये हो जाएगा अभिकारक की, ये उत्पाद की सांद्रता के। तो इसको ले लेता हूं मैं R2
और यहाँ पे ले लेता हूँ समानुपाती होगा, R2 जो है वो समानुपाती होगा C और D के सांद्रता के। तो R2 इक्वल टू मैं ले सकता हूँ K2 C और D। फिर उसके बाद समीकरण 2, जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है, आ जाते हैं साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में बताया गया है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का दर एक बराबर हो जाता है, यानी कि R1 बराबर R2, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या ले लूंगा मैं, K1 A B K2 C D। यहाँ से मैं इसको तिर्यक गुना करा देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा K1 अपॉन K2, ये हो जाएगा आपका, नीचे चले जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा C D A और B। K1 अपॉन K2 को मैं लेता हूँ K, जो कि क्या है, दर स्थिरांक है। इस प्रकार मुझे एक डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसे साम्यावस्था के लिए मैं क्या करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। और साम्यावस्था का मुख्य ये रहेगा कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है, एक बराबर होती है। और इसी प्रकार मैं जान सकता हूँ कि ये जो K है, यानी कि अभिक्रिया की दर का जो स्थिरांक है, दर स्थिरांक है, वो इसकी सांद्रताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोस्तों इसी के साथ रासायनिक साम्यावस्था का जो ये टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।